Good morning everyone. Today we are going to study non-finite verb. Let's see some example. I go to school every day. He goes to school every day. They go to school every day. In the above sentence, the verb go changes to goes according to the number of people doing the action. In the above sentence, verb go also changes according to the person. With first person I, it is go, but with third person he, it changes to goes. जो भी हमने थ्री एग्जाम्पल्स देखे उनके अंदर वर्ब चेंज हो रही थी अकॉर्डिंग टू द पर्सन. आई के लिए हमने गो का यूज़ किया, ही के लिए हमने गोज का यूज़ किया. ओके, सिमिलर वे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग भी वर्ब चेंज हो रही थी. Here are few more examples. I go to school every day. I am going to school now. I went to school yesterday. I was going to school last morning. In the above sentence, the verb is go, which changes its form to am going, went, was going according to the time of action. The verb go and its form in all the above sentence are finite verb. जो अभी हमने दोबारा से एग्जाम्पल देखे उनके अंदर भी वर्ब जो गो है वो चेंज हो रही थी किसके अकॉर्डिंग, टाइम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग. ओके, सो ये सारी जो वर्ब्स अभी हमने पढ़ी वो क्या थी, फाइनाइट वर्ब. दैट मीन्स अ फाइनाइट वर्ब वर्क्स विद द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू गिव अ सेंटेंस ऑफ कंप्लीटनेस. फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जो सब्जेक्ट के साथ वर्क करती हैं ताकि सब्जेक्ट सेंटेंस को कंप्लीटनेस मिल सके. देयरफॉर इट इज़ ऑफन द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. तो इसलिए ये क्या होती है सेंटेंस के अंदर, मेन वर्ब. अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन, द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन एंड द पर्सन डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब. यानी कि वो वर्ब जो पीरियड के साथ चेंज हो रही है, टाइम ऑफ एक्शन मतलब पीरियड के साथ चेंज हो रही है, नंबर ऑफ पीपल के साथ चेंज हो रही है एंड द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके साथ चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब आर वर्ब विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस और द नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन और द प्रोनाउन यूज एज द सब्जेक्ट. तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, वो वर्ब जो चेंज नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू दी टेंस. ना तो टेंस के साथ चेंज होगी, ना ही नंबर ऑफ पीपल, पर्सनस के साथ चेंज होगी, ना ही प्लूरल के साथ चेंज होंगी. जो सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. थ्री टाइप्स की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब. फर्स्ट इज जीरेंड, सेकेंड इन्फिनेटिव एंड थर्ड इज पार्टिसिपल. एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको. जीरेंड क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, पेंटिंग, रीडिंग, इनको आईएनजी वर्ब भी बोलते हैं. द पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल भी टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. एंड इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जिन वर्ड्स के साथ टू आता है. ओके, तो टू राइट, टू पेंट, टू रीड, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब. द जीरेंट एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैव द आईएनजी फॉर्म. अभी मैंने आपको बताया कि जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं. बट देयर फंक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट उन दोनों के फंक्शंस क्या है, अलग अलग हैं. द जीरेंट इज पार्शियली अ वर्ब एंड पार्शियली अ नाउन. जीरेंट क्या होता है, पार्शियली तो वर्ब होता है और पार्शियली नाउन होता है. द पार्टिसिपल इज पार्शियली अ वर्ब एंड पार्शियली एज एन एडजेक्टिव. और पार्टिसिपल जो होते हैं वो पार्शियली वर्ब होते हैं, पार्शियली एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं. सो वापस से देख लेते हैं एक बार. नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल. इन्फिनेटिव को कहते हैं हम टू वर्ब. जीरेंड आईएनजी फॉर्म होता है, बट उनका वर्क कैसे होता है, पार्शियली वर्ब की तरह और पार्शियली नाउन की तरह. एंड पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म होते हैं, बट उनका वर्क क्या होता है, पार्शियली वर्ब की तरह और पार्शियली एडजेक्टिव की तरह. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं द इन्फिनेटिव के साथ. द इन्फिनेटिव इज रेफर टू एज द टू वर्ब. टू वर्ब बोलते हैं इनको. दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग टू वर्ब फ्रॉम फॉर्म. तो कैसे फॉर्म किया जाता है इनको, टू प्लस वर्ब का इसका फॉर्मूला होता है. जैसे टू कम, टू गो, टू लर्न, तो ये सब क्या है, द इन्फिनेटिव है. एन इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब प्रिसीडेड बाय टू. ऐसे नॉन
नॉन फाइनाइट वर्ब जिनके आगे टू लगा हो वो क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव. फॉर एग्जाम्पल, शी केम हेयर टू डिस्कस द लेसन. यहाँ पे डिस्कस से पहले टू लगा हुआ है. ही वॉन्टेड टू पेंट हर पोर्ट्रेट, तो यहाँ पे भी पेंट के पहले टू लगा हुआ है, तो ये क्या है, टू इन्फिनेटिव. इन दोनों सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, शी कैन डिस्कस द लेसन नाउ एंड शी मेड हिम पेंट हर पोर्ट्रेट, बट यहाँ पे ये टू इन्फिनेटिव नहीं है. When an infinitive is used without to, it is called a bare infinitive. जब infinitive को हम बिना to के यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, bare infinitive. जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा वहाँ पे to नहीं था तो वो क्या था, bare infinitive. bare infinitive without to वाले कौन से होते हैं, जैसे after modal auxiliary will आ जाए, shall हो, should हो, would हो, may, might, must, can, could, तो इनके बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं. जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उनके बाद हम टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं. लाइक यू शैल एक्सेप्ट दीज टर्म, तो यहाँ पे हमने टू का यूज़ नहीं किया है. इसे हम टू के साथ कैसे लिखेंगे, यू विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दीज टर्म. ओके, यहाँ पे एक्सेप्ट से पहले टू आ गया है. ही विल राइट सून, यहाँ पे विल मॉडल ऑक्सिलरी है तो हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, बट टू के साथ हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ही हैज़ डिसाइडेड टू राइट. शी शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट, यहाँ पे शुड है तो हम शुड के बाद टू का यूज़ नहीं करेंगे, बट इसे टू के साथ कैसे लिख सकते हैं, आई एडवाइज हर टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस में, यू मस्ट लीव दिस संडे, यहाँ पे मस्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी है तो हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, बट इसके बाद वाले में सेंटेंस में यू आर ऑर्डर्ड टू लीव दिस संडे. नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही कैन सिंग, ही कैन सिंग. ओके, तो यहाँ पे हम टू का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमने मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया है, तो इसे हम टू के साथ कैसे लिख सकते हैं, ही नोज हाउ टू सिंग. वी यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दीज वर्ब. नीचे और वर्ब्स आपको दे रखी हैं जिनके बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, लाइक लेट, मेक, बिड, डेयर, नीड एंड आफ्टर. कुछ और वर्ड्स दे रखे हैं आपको, परसेप्शंस दे रखे हैं, जैसे सी के पहले भी हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, हियर, वॉच, नाउ एंड फील. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक लेट मी ट्राई दिस रेसिपी, तो ट्राई के बाद पहले हमने टू का यूज़ नहीं किया है, लेट्स के पहले भी नहीं किया है. द मैनेजर मेड मी राइट द नोटिस, ही मेड मी वेट फॉर 2 hours. Bid her leave the office immediately. The colonel bade the battalion stop firing. He dare not touch my wallet. You need not wait for him. He saw her take away his bag. He heard her cry with pain. She felt something soft touch her head. तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स ये ब्लैक में लिखे हुए हैं तो इनसे पहले हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, लाइक मेड, राइट, वेट, बिड, लीव, stop, dare, touch, need, wait, saw, take, heard, cry and felt and touch. इनसे पहले हम टू का यूज़ नहीं करते. Note the use of the to infinitive with dare and need in the following sentence. यहाँ पे dare और need के साथ हम to का यूज़ कैसे करेंगे वो आपको बता रखा है, जैसे he dare to break the rules, he dare not break the rules. You need to come here, you need not come here. So it should be clear that we will retain to in affirmative sentence but drop to in the negative one. तो ये क्लियर है इन दोनों सेंटेंस से कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में तो टू का यूज़ कर सकते हैं बट नेगेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज़ नहीं करेंगे. We use the infinitive without to after these expression. कुछ एक्सप्रेशन और दे रखे हैं आपको जिनके साथ हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे would, rather, would sooner than, would rather, had better and rather than. तो इन सब के साथ भी हम टू का यूज़ नहीं कर सकते. एग्जाम्पल इज, she had better written my golf set in time. I would rather finish the project by noon. She would sooner steal than borrow. She would yell at his friends rather than speak politely. तो यहाँ सारे सेंटेंस के अंदर हमने टू का यूज़ नहीं किया है. To before the infinitive is omitted when it is used after then and after but when the word but means except. यहाँ पे sing जैसे आपको दे रखा है एग्जाम्पल के अंदर, then से पहले then जब आ रहा है तो आप verb से पहले
टू का यूज़ नहीं करोगे, साथ में बट आ रहा है तो भी आप वर्ब के साथ टू का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, जब बट का मीनिंग हो एक्सेप्ट, है ना। इसके अलावा शी, एग्जाम्पल है शी कैन बेटर डांस देन सिंग, तो यहाँ पे देन आ गया तो हमने सिंग से पहले टू का यूज़ नहीं किया है। द चाइल्ड डिड नथिंग बट क्राई, यहाँ पे बट आ गया और बट का मीनिंग है एक्सेप्ट, तो इसलिए हमने क्राई से पहले टू का यूज़ नहीं किया है। टू वर्ब इज़ यूज्ड विदाउट टू आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी, तो जो वर्ब्स होती हैं टू इन्फिनेटिव जिनमें टू का यूज़ नहीं होता है वो कौन कौन सी हैं, मॉडल ऑक्सिलरी हैं, सी, हियर, वॉच, नाउ, फील, लेट, मेक, बिड, डेयर, नीड, हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर देन, रेदर देन एंड बट, और बट का मीनिंग क्या हो, एक्सेप्ट, तो इन सब जगह पे हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। टू ड्रिंक इम्प्योर वाटर इज हार्मफुल, कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। टू ड्रिंक इम्प्योर वाटर इज हार्मफुल, टू वेस्ट time watching television all through the day is not good, to enjoy the beauty of nature is very rejuvenating, to eat junk food is unhealthy, to open a library in the colony was a good idea, तो इस सब जगह पे हमने टू का यूज़ किया था। यूजिंग इन्फिनेटिव टू जॉइन सेंटेंस, सेंटेंस को जॉइन करने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ चिल्ड्रन मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एवरी डेंजर, तो इसे हम टू के साथ कैसे लिख सकते हैं, ही हैज़ चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एवरी डेंजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम दिस इज हर हॉबी, तो इन दोनों सेंटेंस को टू से कैसे जोड़ेंगे, हर हॉबी इज टू राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड नो फ्रेंड्स शी कुड नॉट शेयर हर थॉट्स विद एनीवन, इसे हम टू के साथ कैसे लिखेंगे, शी हैड नो फ्रेंड्स टू शेयर हर थॉट विद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेरेंड। जेरेंड्स आर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज नाउन, जेरेंड क्या होते हैं, आईएनजी वर्ब होती है जो नाउन के जैसे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, यहाँ पे द वर्ड जॉगिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब जॉग, जॉग के अंदर आईएनजी ऐड करके जॉगिंग बना है, सो ये एक वर्ब है, बट इट इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, हाँ ये क्या है, सब्जेक्ट भी है सेंटेंस के लिए, सो इट इज़ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ अ नाउन, तो इसलिए ये नाउन की तरह भी वर्क कर रहा है। इफ़ यू आस्क व्हाट इज़ गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, द आंसर इज जॉगिंग, तो यहाँ पे जॉगिंग क्या है, नाउन भी है, यानी कि जीरेंड्स क्या होते हैं, आईएनजी वर्ब होती है जो नाउन के जैसे वर्क करती है। सिंगिंग इज हर हॉबी, द वर्ड सिंगिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब सिंगिंग, सिंग से बना है सिंगिंग, तो सिंगिंग क्या है, वर्ब है यानी कि जेरेंड है, बट सिंगिंग इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सिंगिंग सब्जेक्ट भी है वर्ब का, देयरफॉर इट इज डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन, इसलिए ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज हर हॉबी, आपने क्वेश्चन पूछा कि उसकी हॉबी क्या है, तो उसका आंसर था सिंगिंग, तो ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। A verb that perform the work of a noun is called a gerund, तो वो verb जो noun के जैसे work करती है उसे हम क्या बोलते हैं, gerund। A gerund is also known as a verbal noun, इसे हम क्या बोलते हैं, verbal noun भी बोलते हैं, जिसके end में क्या लग रहा हो, ing। I like singing, he likes singing, they like singing, तो यहाँ पे sing के साथ क्या लगा हुआ है, ing लगा हुआ है, that means ये क्या है, gerund है। कुछ फीचर्स हैं जेरेंड के, अ जेरेंड इज अ वर्बल नाउन, वर्बल नाउन होता है, सिंस अ जेरेंड फंक्शन एज अ नाउन वी कैन यूज आर्टिकल, पोजेसिव, एडजेक्टिव और वर्क लाइक सम वर्ड्स लाइक सम मैनी बिफोर इट, तो जब जेरेंड नाउन के जैसे बिहेव कर रहा है तो हम इसके आगे आर्टिकल को भी ऐड कर सकते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स को भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं सम मैनी जैसे, तो उनको भी हम ऐड कर सकते हैं, like the dancing was exceptionally good। gerund can have their own adjective, अपने खुद के एडजेक्टिव होते हैं इनके, लाइक हर ग्रेसफुल डांसिंग, यहाँ पे ग्रेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है, वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। जेरन कैन हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट, इनके खुद के अपने ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लाइक हंटिंग एनिमल इज अ क्राइम, यहाँ पे एनिमल ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाले सेंटेंस में ग्रेसफुल क्या था, एडजेक्टिव।
Mixed gerund can be used after some verb where the infinitive cannot be used. gerund का यूज़ हम कुछ verb के साथ कर सकते हैं जहाँ पे infinitive को आप यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन स्टॉप टू टॉक व्हेन द लाइब्रेरियन केम. तो ये रॉन्ग सेंटेंस है. हम क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट स्टॉप्ड टू टॉकिंग व्हेन द लाइब्रेरियन केम. राइट सेंटेंस ये है. हमने टॉकिंग से पहले टू लगाया है. ओके. नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जेरन के. सिंगिंग रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस. गेमिंग इज द $1 billion इंडस्ट्री नाउ एंड द फेवरेट पास टाइम ऑफ कंप्यूटर यूजर्स. He was not involved in hunting of the black bugs. Paragliding should be done under the guidance of an instructor. तो यहाँ पे singing, gaming, hunting and paragliding क्या है? gerund है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द पार्टिसिपल. हमने इन्फिनिटिव पढ़ लिया, gerund पढ़ लिया. अब हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल. सम सेंटेंस आर देयर. फर्स्ट है dancing dolls are sold here. तो द वर्ड डांसिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब डांस बाय एडिंग ing. तो यहाँ पे डांसिंग क्या है? आपका पार्टिसिपल है जिसके साथ ing जुड़ा हुआ है, बट इट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द नाउन डॉल. तो ये नाउन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. तो इसलिए ये क्या है? एक एडजेक्टिव है. ओके. तो एक और एग्जाम्पल है आपके पास. दे बॉट बेकिंग ट्रे. यहाँ पे बेकिंग क्या है? पार्टिसिपल है जिसके साथ ing जुड़ा हुआ है, बट ये एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर रहा है क्योंकि ये नाउन ट्रे के आगे जुड़ा हुआ है. अ वर्ब दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल. तो वो वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, ठीक है, क्या कहलाती है? पार्टिसिपल. इसे हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल आपको दे रखे हैं. लाइक पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ing ऐड करके आप पार्टिसिपल बना सकते हो. ed ऐड करके आप पार्टिसिपल बना सकते हो. और en वर्ब के अंदर ऐड करके आप पार्टिसिपल बना सकते हो. दे आर वर्ब्स बट वर्क एज एडजेक्टिव. ये वर्ब्स होती हैं बट एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती हैं. व्हेन अ पार्टिसिपल एंड्स विद एन ing इट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. जब भी पार्टिसिपल ing के साथ एंड हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. व्हेन इट एंड्स विद ed और en इट इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. जब वर्ब के एंड में ed या en लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल. कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको. द वाउंडेड सोल्जर्स वर टेकन होम एंड द पेंटेड शॉप वॉज इनोग्रेटेड इन द मॉर्निंग. यहाँ पे जो वाउंडेड और पेंटेड है ये दोनों क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. और द वर्ड्स डांसिंग, बेकिंग, वाउंडेड, पेंटेड आर ऑल पार्टिसिपल. ये सब पार्टिसिपल है, बट जिनके एंड में ing है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. जिनके एंड में ed और en लगा होता है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. देर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. दो टाइप होते हैं पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैम. तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, लाइक डांसिंग, बेकिंग. Okay, the present participle is formed by adding ing to the root form of the verb. जब हम verb के अंदर ing को add करते हैं तो हमें क्या मिलता है? present participle. The present participle described an incompleteness action or state. present participle क्या बताता है आपको? incomplete action को बताता है. like the dancing doll. तो process continue हो रहा है. dancing doll रुक नहीं रही है ना. तो डांसिंग डॉल क्या है? एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है. आपको नहीं पता कि वो एक्चुअल में डांसिंग डॉल है या फिर वो डांस कर रही है या वो रुकी हुई है. ओके. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्शन है. द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एक्टिव इन फॉर्म. ऑलवेज एक्टिव होता है ये, है ना, डांसिंग डॉल. नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट है द पास्ट पार्टिसिपल. जैसे बाउंडेड और पेंटेड हमने देखा था तो ed लगा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल के एंड में क्या होता है? ed, d, t, en और n. द पास्ट पार्टिसिपल डिनोट्स एन एक्शन दैट इज कंप्लीट और स्टेट विच इज ओवर. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कंटिन्यू में चल रहा है और पास्ट पार्टिसिपल जो फिनिश हो गया है वर्क, है ना. फॉर एग्जाम्पल, द वाउंडेड सोल्जर. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वाउंडेड इज कम्प्लीट. वाउंडेड होने का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया है. ओके. तो यहाँ पे द वाउंडेड सोल्जर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. द पेंटेड शॉप, जो प्रोसेस था पेंटिंग का वो कंप्लीट हो गया है तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. इफ द पास्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए ट्रांजिटिव वर्ब इट इज पैसिव इन फॉर्म.
जब पास्ट पार्टिसिपल ट्रांजिटिव वर्ब से बनी है तो वो क्या कहलाती है? पैसिव। द वाउंडेड सोल्जर, द पेंटेड शॉप, तो ये क्या है? पैसिव है। और वो जो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था वो क्या था? एक्टिव। In addition to these two simple participle, there is also perfect participle. पास्ट पार्टिसिपल हमने पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ा, इसके अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। लाइक हैविंग फिनिश्ड हर फूड शी रीड अ बुक, एग्जाम्पल है किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का। दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन्स, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? आफ्टर फिनिशिंग हर फूड शी रीड अ बुक, फिनिश करने के बाद, अपना फूड फिनिश करने के बाद उसने बुक को रीड किया। ओके, तो ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बताता है? जो एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट हो गया है, उसे क्या बताता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। डिफरेंस आपको बता रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, ईडी, ईएन, डी, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइब एन इनकम्प्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन बताता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट एक्शन और स्टेट बताता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल पैसिव होते हैं। सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करेंगे हम? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, द मैन सॉ अ कार, द कार वॉज मूविंग एट अ ग्रेट स्पीड। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सेकेंड सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे? द मैन सॉ अ कार मूविंग एट ग्रेट स्पीड। ओके, I met some girls, they were playing in the park. He switched the light, he went off to sleep. तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? switching off the light, he went off to sleep. और इससे पहले वाला जो सेंटेंस था, I met some girls, they were playing in the park, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? I met some girls playing in the park. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हमने इसे प्लेइंग से ऐड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है द ओल्ड मैन कॉल्ड द पोस्टमैन, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। यहाँ पे भी पोस्टमैन क्या है? ऑब्जेक्ट है फर्स्ट सेंटेंस का, और ही क्या है? सब्जेक्ट है सेकंड सेंटेंस का, जो बिल्कुल सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं द ओल्ड मैन कॉल्ड द पोस्टमैन गोइंग आउट ऑफ द हाउस। ओके, तो in each of the example given above, the action mentioned in each pair of sentence occurs simultaneously. तो जो भी action है वो बिल्कुल exact ही लग रहे हैं। In example, the man seeing the car and the car moving at great speed are taking place simultaneously. तो मैन ने कार को देखा और कार बहुत तेज स्पीड में जा रही थी, साथ में वर्क कर रहा है दोनों सेंटेंस। सो वी यूज़ द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपल, तो इसलिए हमने कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ किया है। बट समटाइम द सेकेंड एक्शन बिगिन ओनली आफ्टर द फर्स्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। कभी कभी क्या होता है? सेकेंड एक्शन तब स्टार्ट होता है जब फर्स्ट कंप्लीट हो चुका होता है। इन सच अ केस वी कैन चेंज द वर्ब एक्सप्रेसिंग द फर्स्ट ऑफ द एक्शन इनटू अ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं पार्टिसिपल को, हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड इंजर्ड हिज हैंड, ही वेंट टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया है और फिर सेकंड स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, पार्टिसिपल का। हैविंग इंजर्ड हिज हैंड, ही वेंट टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। वी हैड क्लाइंब्ड अप द हिल, वी सेट डाउन टू रिलैक्स। हैविंग क्लाइंब्ड अप द हिल, वी सेट डाउन टू रिलैक्स। We have discussed earlier that beside being a verb, the participle is an adjective also. हमने पहले पढ़ा था कि verb होने के साथ participle क्या होता है? adjective भी होता है। okay? तो we should use the participle in a way that it refer to the correct noun. तो हमें participle को इस तरीके से use करना है कि वो एक correct noun को भी represent करे, है ना, उसका adjective भी बने। like sleeping in her bed, a loud shriek woke her up. तो this is wrong sentence. The way the participle sleeping is the place, the way the participle sleeping is the place in the sentence is referred to the noun shriek. यहाँ पे sleeping किससे रेफर हो रहा है? shriek से, but it was she and not shriek that was sleeping on the bed. पर बेड पे कौन सो रहा था? वो गर्ल सो रही थी, कोई shriek थोड़ी सो रहा था। so being an expensive was, he could not but it. तो ये सेंटेंस भी गलत है, इसकी जगह आप राइट सेंटेंस लिख सकते हैं,
it being an expensive was he could not buy it. Okay, this was the right sentence. Now, the difference between gerund and the present participle. The gerund and the present participle are both formed by adding ing. दोनों का यूज़ हम कैसे करते हैं? दोनों के साथ ing को ऐड करके, बट उनका वर्क अलग अलग होता है. gerund क्या है? वर्बल नाउन है. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्बल एडजेक्टिव है. He was settled by her shouting, और the shouting children were told to sit quietly in the school. तो ये डिफरेंस है सेंटेंस के अंदर कि जीरन क्या है और पार्टिसिपल क्या है. फर्स्ट वाला सेंटेंस आपको बता रहा है जेरन का एग्जाम्पल, और सेकेंड वाला आपको बता रहा है पार्टिसिपल का एग्जाम्पल. इन सेंटेंस ए शाउटिंग आंसर द क्वेश्चन स्टार्टेड बाय व्हाट. ओके, तो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए वो क्या है? इट हैज़ बीन यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन बाय. किसके साथ यूज हो रहा है? बाय के साथ यूज हो रहा है. सिंस ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं. शाउटिंग इज अ नाउन, बट शाउटिंग इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब शाउट. सो शाउटिंग इज अ वर्बल नाउन और अ जीरंड. तो यहाँ पे शाउटिंग क्या है? वर्बल नाउन या जेरंड है. और सेंटेंस बी के अंदर हम देखें तो वो क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है. ओके, तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है. कुछ एग्जाम्पल्स और दिखा रखे हैं हमको. द डॉक्टर वॉज अपसेट एट द पेशेंट कमिंग लेट. रॉन्ग सेंटेंस है ये. हम इसे कैसे लिखेंगे? दिस सेंटेंस शुड एक्चुअली बी रिटन है द डॉक्टर वॉज अपसेट एट द पेशेंट्स कमिंग लेट. ओके, ही डिड नॉट अप्रिशिएट मी विनिंग द कॉम्पिटिशन. ये सेंटेंस भी रॉन्ग है. इसे कैसे लिखेंगे? ही डिड नॉट अप्रिशिएट माई विनिंग द कॉम्पिटिशन. ओके, तो इस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस को बाय यूजिंग जीरंड एंड पार्टिसिपल.